स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपके खेत, आपके खलिहान की बात करते हैं और कृषि संबंधी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज के खेत खलिहान में हम बात करेंगे खरीफ की मुख्य फसल धान के बारे में, इसकी देखरेख के बारे में, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे खरीफ की मिर्च की खेती के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। खेत खलिहान में सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ की मुख्य फसल धान के बारे में। जी हाँ, अगर हम धान की बात करें तो हमारे देश की मुख्य फसल है और बड़े पैमाने में हमारे किसान इस फसल को लेते हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरत यह है कि बदलते दौर के साथ हमारे किसान भी इसकी देखरेख को लेकर भी सजग रहें और अपने स्तर पर तमाम कदम उठाएं ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इस समय अगर आपने धान की फसल ली है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए देखते हैं। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे धान की देखरेख की। जैसा कि हम जानते हैं कि धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और इसको पानी की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। इस साल हमारे देश में बहुत अच्छी बरसात हुई है, ज़्यादातर क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बरसात हो चुकी है और किसान भाइयों ने इसका लाभ भी उठाया होगा। ख़ास करके धान की फसल में अगर आपकी ज़्यादा पानी भर गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो आप वहाँ से अधिक पानी को जो है खेत के बाहर निकाल दें। किसान भाइयों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर धान की फसल आपके ऊपर के पत्ते थोड़े से भी पानी के बाहर दिख रहे हैं तो इस फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, कोशिश करें आप इस खेत से पानी निकाल दें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके भी हो सकते हैं जहाँ पर बरसात कम हुई है या वहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत आपको आ सकती है। ऐसी दशा में आप धान की फसल में पानी लगाएं और आम तौर पे एक पानी 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा आप धान की फसल में लगाएं। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी खड़ा ना रखें क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलता है। साथ ही खेत को आप सूखा ना होने दें, उसमें बिवाई ना पड़ने दें और आवश्यकता अनुसार धान की फसल में पानी लगाते रहें। साथ ही साथ खरपतवार भी इस समय आपकी फसल में आ सकते हैं क्योंकि कुछ किसान भाइयों की फसल 1.5 या 2 महीने पुरानी हो चुकी है और कुछ की फसल लगभग 1 महीना पुरानी हुई है रोपाई के बाद। तो आपको इस फसल का अच्छे से ध्यान रखना है, इसको खरपतवार मुक्त रखना है क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं फसल को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ साथ ये कीड़े मकोड़े और बीमारियों को भी आश्रय देते हैं, उनको सहारा देते हैं। अगर हम खरपतवारों को खेत से बाहर कर देते हैं तो हमारी बीमारियां और कीड़े मकोड़े भी खेत में कम लगते हैं। इसके लिए आप समय है कि आप हाथ से उखाड़ के खरपतवारों को बाहर निकाल दें। अगर रोपाई आपने कुछ समय पहले की है, 25 दिन पहले की है, तो आप बिसपायरिबैक सोडियम नाम की एक दवाई आती है, उसकी 25 ग्राम मात्रा लें और इसको 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। ध्यान रखना है आपको, ये रोपाई के 25 से 30 दिन बाद ये छिड़काव आपको करना है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो धान आपने सीधे बोया है या जिन क्षेत्रों में पानी कम रुकता है, कुछ ऐसी हल्की मिट्टियाँ होती हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, ऐसी दशा में लोहे की कमी आ जाती है। आप ध्यान से देखना कि धान की ऊपर की पत्ती पहले पीली हो जाती हैं, पीली होने के बाद धीरे धीरे उनका रंग सफ़ेद होने लगता है और अंत में वो भूरी होकर पौधा सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका इसमें ये है कि आप उसमें सिंचाई कर दें, यानी अगर आप उसमें पानी खड़ा रखेंगे लगातार तो उसमें लोहे की कमी दूर हो जाएगी। अगर कहीं ऐसी व्यवस्था ना हो और आपको लोहे की कमी जो है खेत में महसूस हो रही है तो उस दशा में आप आयरन सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं 0.5%। आयरन सल्फेट बाज़ार में उर्वरक मिलता है जिसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें 0.25% चूने का घोल भी मिला है, नहीं तो पत्तियां जो है वो जल जाती हैं। इस तरह दोनों घोलों को मिलाकर आप 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। अगर लोहे की कमी बनी रहती है तो इस छिड़काव को आप दोहरा सकते हैं। लोहे के अलावा किसान भाइयों, इस समय आपको नाइट्रोजन का भी प्रबंधन करना पड़ेगा क्योंकि जो फास्फोरस, पोटाश और जिंक है, ये आमतौर पे किसान भाई रोपाई के समय या बुआई के समय प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन का प्रयोग कल्ले बनते समय बहुत ज़रूरी होता है। जिन किसान भाइयों की फसल में कल्ले बन रहे हैं उसमें जो संस्तुत मात्रा है उसका 1/3 आप कल्ले बनते समय डालें और बाकी 1/3 आम तौर पे जब आपकी फसल गाभे में आती है, यानी जब धान की फसल में जननिक व्यवस्था शुरू होती है,
तब इसमें यूरिया या नाइट्रोजन का डालना ज़रूरी होता है। और आम तौर पे यह अवस्था 55 से 60 दिन में आती है। मान लीजिए आपकी कोई किस्म 140 दिन की है किसान भाइयों, तो उसमें जन्निक अवस्था कटाई के 2 महीने पहले शुरू हो जाएगी, यानी 60 दिन पहले उसकी जन्निक अवस्था शुरू हो जाएगी। अगर 140 दिन की फसल है आपकी, तो उसमें अगर 60 हम कम कर दें तो लगभग 80 दिन पे जो है उसमें जन्निक अवस्था शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें साथ ही आपको 25 दिन कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 25 दिन आपकी पौध जो है नर्सरी में भी रहती है। तो कुल मिला के अगर हम हिसाब लगाएं तो 55 से 60 दिन में जो जन्निक अवस्था है वो आ जाती है, ऐसी किस्म की जो 140 दिन में पक के तैयार होती है। इसी तरह से आप अन्य किस्मों के लिए भी जो गाभे की अवस्था है उसका अनुमान लगा सकते हैं, और इस समय पर आप 1/3 नाइट्रोजन का प्रयोग करें, आपकी फसल से अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। साथ ही इस समय पर किसान भाइयों कीट मकोड़े और बीमारियां भी धान की फसल में आ सकती हैं। कीटों में मुख्य तौर पे आपके इस समय पर इस अवस्था पर तना छेदक है और पत्ती लपेटक है, ये 2 कीड़े आ सकते हैं। तना छेदक कीट की जो इल्ली होती है, जो सूंडी होती है, वो तने में अंदर घुस जाती है नीचे से, और ऊपर की जो अनखुली पत्ती हैं, 2-3 पत्ती बीच के भाग की जो अनखुली हैं वो सूख जाती हैं। इस दशा को हम मृत केंद्र या डेड हार्ट नाम से भी जानते हैं। किसान भाई इसके लक्षण पहचानते हैं। अगर बाली अवस्था पर यह रोग आता है तो बाली सफ़ेद रंग की निकलती है और बड़ी आसानी से खींच ली जाती है। साथ ही साथ पत्ती लपेटक कीट भी धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। देखने में आ रहा है ये कीट, इसका जो सूंडी होती है, जो इल्ली होती है, वो पत्ती को दोनों तरफ से सिल देती है और बीच में एक नलिका या नली जैसी बन जाती है। और जो इल्ली होती है या सूंडी होती है, ये अंदर का जो हरा पदार्थ होता है धान की पत्ती का, उसको खाती है और खाने के बाद उसके बाहर निकल जाती है, और फिर ये पत्ती आपको आधी पत्ती कम से कम सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। अगर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस दशा में पूरा खेत आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चूने से उसकी जो है पुताई कर दी हो। पत्ती लपेटक और तना छेदक दोनों कीटों की रोकथाम या नियंत्रण लगभग एक सा है। इसके लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G, ये 4% में आती है, दानेदार दवाई होती है। इसकी आप 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग करें, इसका बुरकाव करें। अगर ये दवाई नहीं हो तो आप कार्बाफ्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगती है। इसी प्रकार अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो क्लोरपायरिफास नाम की दवाई आती है, जिसका आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, दवाई के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा अच्छे तरह से करें। कपड़े आपके मुंह पे कपड़ा बांध के करें, हाथों में दस्ताने हो, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इन दवाइयों से आपको भी नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया, खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी होता है धान की फसल में, और उर्वरकों का जो संतुलित प्रयोग है वो आपको करना है। कई बार किसान भाई नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े और बीमारी ज़्यादा आ जाती, तो आपको नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग इसमें करना है। एक और समस्या धान की फसल में आती है, ख़ास करके जो ऊपर की ज़मीन होती है जिसमें पानी कम रुकता है, या आपने धान को सीधी विधि से बोया है, धान की सीधी बिजाई करी है, ऐसी दशा में उसमें जड़, गांठ, सूत्रकृमि, निमेटोड्स कहते हैं अंग्रेजी में इनको, ये आ जाते हैं। ये जो निमेटोड्स या सूत्रकृमि होते हैं, ये धान की जड़ों में गांठें बना देते हैं, सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गांठें उसमें बन जाती हैं। होता क्या है कि अगर ये गांठें बन जाती हैं तो पौधा पूरी तरह से पानी या पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाता, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, उनमें पत्तियों का विकास रुक जाता है, और ऐसी दशा में अगर जारी रहती है ये दशा, तो उसमें बालियां भी नहीं आती। कई बार इससे काफ़ी नुकसान धान की फसल को होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप कार्बाफ्यूरान 3G 3% में आती है कार्बाफ्यूरान, इसकी आप 30 किलोग्राम मात्रा लें, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बुरकाव कर दें, तो इससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, इसमें आपको पानी भी भर के रखना पड़ेगा, और अगर आप रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहते तो नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। 200 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल दें तो निमेटोड का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय पर किसान भाइयों, धान की फसल में कुछ रोग भी आ जाते हैं, जिसमें से प्रमुख रोग जैसे बदरा है,
जिसे ब्लास्ट कहते हैं, ये रोग आ सकता है। इस रोग में होता क्या है कि धान की जो पत्तियां होती हैं उन पे आँख के आकार के, जैसे हमारी आँख होती है उस आकार के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, भूरे मटमैले रंग के धब्बे होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये धब्बे बड़ा होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे में मिल के पत्ती को पूरी तरह से भूरा रंग दे देते हैं और पत्तियां हमारी सूख जाती हैं। ये बाद में बाली पे भी आता है, जिसको गर्दन तोड़ कहते हैं, लेकिन शुरू में ये रोग पत्तियों पर आता है। इसकी रोकथाम के लिए आप बावेस्टीन नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको छिड़क दें, और अगर ये रोग बना रहता है तो ये छिड़काव 15 दिन बाद दोबारा भी इसमें कर दें। जो दूसरा रोग है इस समय पर धान में आता है वो है बकानी रोग। किसान भाइयों, बकानी रोग में हमारे पौधे धान के ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और फिर उन पे जो पतले रह जाते हैं, पत्ते उनके पीले हो जाते हैं और कई बार उनमें बालियां भी नहीं बनती और दाने भी नहीं बनते। तो इससे कई बार काफ़ी नुकसान धान की फसल को होता है। इस समय पर इसका कोई ख़ास उपचार उपलब्ध नहीं है। आप जो बकानी से प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ कर और किसी पेपर बैग में या किसी पन्नी में रख के खेत के बाहर आप इसको कहीं दूर ले जाके दबा दें, क्योंकि ये बीज जनित रोग है। अगले साल अगर आप धान की फसल लेते हैं तो बीज का उपचार अच्छे से करें और साथ ही साथ अगर कोई रोग रोधी किस्म मिल जाती है उसका प्रयोग करके आप इस रोग से बच सकते हैं। एक और समस्या धान में आ सकती है बीमारी की, वो है शीथ ब्लाइट या आवरण झुलसा। किसान भाइयों, जिन खेतों में ज़्यादा पानी भरा रहता है, ख़ास करके कहीं कहीं पर नाले का पानी या गंदा पानी भरा रहता है, ऐसी दशाओं में जो शीत गलन है, जो शीत ब्लाइट है, ये आ जाता है। ब्लाइट कहते हैं झुलसे को। तो इसमें पानी की सतह के आसपास जो पत्ती का आवरण होता है, जो पर्ण छद होता है, उस पे 2-3 सेंटीमीटर लंबाई के धब्बे, भूरे हरे मटमैले रंग के धब्बे बन जाते हैं और फिर पूरे आवरण पर ये फैल जाते हैं, जिससे हमारी धान की फसल की बढ़वार पर बुरा असर पड़ता है। और इसके नियंत्रण के लिए आपको नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग करना है, या कुछ समय के लिए आप नाइट्रोजन को जो है ना डालें अपने फसल में, और साथ ही साथ जो फालतू का पानी भरा हुआ है उस पानी को निकाल दें, और आप जो प्रोपेकोनाजोल नाम की दवाई है उसकी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और इसमें छिड़क दें। अगर ये दवाई ना हो तो आप हेक्साकोनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप इसमें छिड़क दें। साथ ही साथ किसान भाइयों, तना गलन भी आ जाता है। एक रोग धान में तना गलन होता है, जिसमें नीचे से तना आपको काले रंग का दिखाई देगा। काले रंग के धब्बे उस पर पत्ती के आवरण पर और तने पर बन जाते हैं। अगर इस तरह के तने को आप चीर कर देखते हैं तो उसमें सलेटी रंग का जो फफूंद होता है, कवक होता है, वो आपको दिखाई देगा, और इसमें काले रंग के छोटे छोटे दाने जैसे स्क्लेरोशिया जो होते हैं, एक फफूंद की संरचना होती है, वो भी आपको दिखाई देगा। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे तो आप बावेस्टीन नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं 0.1%, और इसके लिए आप 1 ग्राम बावेस्टीन और 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और 500 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। तो ये जो स्टेम रोट है या तना गलन रोग है, इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, धान में इस समय पर जीवाणु पत्ती झुलसा रोग भी आ सकता है। इसमें होता क्या है कि लहरदार पीले रंग के जो धारियां हैं उस तरह की फसल में बन जाती है और फिर ये पीला रंग मटमैले रंग में बदल जाता है और पत्तियां सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप एग्रोमाइसिन 100 नाम की एक दवाई आती है, जिसकी 75 ग्राम मात्रा लें, और साथ ही कॉपर ऑक्सी क्लोराइड या ब्लाइटॉक्स 50, इसकी आप आधा किलो मात्रा लें और 500 लीटर में घोल बनाकर छिड़क दें। अगर ज़रूरत पड़े तो इस छिड़काव को आप दोहरा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण समस्या है धान की, वो है जस्ते की कमी, जिससे खैरा रोग हो जाता है। इसमें आपके जो कल्ले बनने की अवस्था है, उस अवस्था पर ये रोग आता है, जिसमें चॉकलेट ब्राउन यानी चॉकलेट के रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े हो जाते हैं और पत्ती जो है सूख सकती है। खैरा रोग की रोकथाम के लिए आपको जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है। आप जैसे 100 लीटर हमने पानी लिया, उसमें 2 किलोग्राम यूरिया और आधा किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इन दोनों को मिला लें और लगभग 400 लीटर घोल आप इसका बना लें, यूरिया और जिंक सल्फेट का, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको आप छिड़क दें।
किसान भाइयों, आपने देखा कि धान की फसल में जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी फसल में जो खरपतवार हैं उनको आप नष्ट करते रहें और समय समय पर आप अपनी फसल की निगरानी रखते रहें, जिससे कि कीड़ा मकोड़ा बीमारी इनका भी नियंत्रण आप भली भांति कर सकें। अगर इन बातों पे आप ध्यान देंगे तो धान की आप अच्छी फसल, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अभी आपने जाना धान की फसल की किस तरीके से देखरेख करें। इसी के साथ ही वक्त हुआ है खेत खलिहान में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खरीफ मिर्च की खेती के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेत खलिहान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खेत खलिहान और अब आपको बताएंगे खरीफ में मिर्च की खेती के बारे में। जी हाँ, मानसून का सीजन और इस वक्त मिर्च की फसल को विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है ताकि उसमें किसी तरह का नुकसान ना हो पाए। ऐसे में ज़रूरत यह है कि हमारे किसान जाने कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी पैदावार उन्हें अच्छी मिले और किसी तरह का नुकसान उन्हें ना झेलना पड़े। तो आइए देखते हैं खरीफ में मिर्च की खेती के बारे में हमारी एक खास रिपोर्ट। आज हम लोग खरीफ के समय मिर्च की खेती पर कुछ बातें बताएंगे। एक अच्छी मिर्च की फसल लेने के लिए अच्छे और स्वस्थ पौधों का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पूर्ण ध्यान देना होगा कि आपके पौधे जो हैं रुपाई से पहले पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। उसके लिए हम लोग खरीफ के समय ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जहाँ पर नेट हाउस की अगर आपके पास फैसिलिटी है या मच्छरदानी भी जो आपको कॉमनली आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर में पौधों का या बीज का रुपाई करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेड बनाते हैं जो लगभग ज़मीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। बेड बनाते समय ये ध्यान रखिए उसमें अच्छे से गोबर की खाद मिली हुई रहनी चाहिए और क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा तो उसमें जो है पौधों में बीमारी आती है, वह कहलाई जाती है पदवी गलन। तो वो एक फफूंद से होती है। उसके लिए गोबर की खाद जब आप मिट्टी में मिलाते हैं उसके साथ साथ फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, जैसे बैवेस्टीन या कैप्टॉफ। गोबर की खाद में उसको मिला करके फिर आप बेड की तैयारी कीजिए। बेड जब आपका लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जब आपका तैयार हो गया है तब ऊपर की जितने भी पत्थर वगैरह हैं छोटे छोटे उसको हटा करके एक समतल और महीन मिट्टी तैयार करने की कोशिश करिए और उसके बाद जो है उसमें बीज की रोपाई के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। बीज की रोपाई के लिए लगभग हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि बीज की गहराई जो है 1 या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो बेड तैयार किए हैं उसमें उंगली से ही सीधी सीधी धारियाँ बनाते हैं और उसमें हम लोग बीज जो है बोते हैं। एक बार जब बीज की बोआई हो गई है उसके बाद हम लोग उसको हल्की सी मिट्टी से ढक करके उसके ऊपर घास रख करके फिर पानी डाल देते हैं। मौसम में तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री के आसपास रहता है तो आपके सारे पौधे जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में जम जाते हैं। जब एक बार पौधे जब जम जाते हैं तो आपको सारी घास जो उसके ऊपर डाली गई थी वो हटा देनी चाहिए। हर दिन सुबह और शाम उसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब पौधे 1 हफ्ते के करीब होने लगे तब उसमें जो है होइंग करनी पड़ती है, मतलब उंगली से ही जितने भी हैं छोटे छोटे वीड्स जो आने लगते हैं उसको हटाना पड़ता है। इसको जो बहुत कॉमनली आप लोग खरपतवार बोलते हैं वो करनी पड़ती है और पौधों की तैयारी में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो उसकी रुपाई से पहले 40 से 45 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर इस बीच आपको ये लगता है कि ये पत्ती संकुचन की प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो अब आप
जो है उसमें नीम की जो तेल होती है वो नीम बान की दवाई में उपलब्ध है बाज़ारों में, वो आप ले सकते हैं। और सीडलिंग में 1 लीटर में 2 ml मिला करके उससे आप जो है हर हफ्ते पौधों पर स्प्रेइंग कर सकते हैं। इससे जो है आपकी ये जो बीमारी होती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलती है, तो सफ़ेद मक्खी नहीं आ पाती है। 40 से 45 दिन में जब आपके पौधे तैयार हो गए हैं तब आप इसको खेतों में रुपाई के लिए तैयार कर सकते हैं। तो खेतों की तैयारी के लिए आपको जो है इसमें खरीफ के मौसम में बेड सिस्टम लगाना पड़ता है। इसमें जो है आप बेड बनाने रिज एंड फरो टाइप का बेड बनाना होता है, ताकि बरसात के मौसम में जब बरसात अगर ज़्यादा हो रही हो तो पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है पौधों की रोपाई जो है बेड पे करते हैं। पौधों की दूरी जो है लगभग 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर आप 1 एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 100 ग्राम के बीज चाहिए होते हैं। 100 ग्राम के बीज से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 4,500 के करीब पौधे आ जाते हैं। अगर आपके पौधों के बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी है और रो टू रो की स्पेसिंग अगर 60 सेंटीमीटर है, तो एक बार जब आपकी रुपाई हो जाती है, रुपाई ज़्यादातर ये ध्यान दें कि दोपहर के समय करें, 2 बजे के बाद, या मतलब कि जब शाम के समय। इससे क्या होता है कि सुबह की जो तीव्र धूप होती है उससे पौधे कई बार सूख करके मर जाते हैं। तो अगर आप दोपहर के समय कर रहे हैं या शाम के समय कर रहे हैं तो रात भर की जो ठंडक होती है उसमें पौधे खड़े हो जाते हैं और आपका जो क्रॉप स्टैंड होगा या पौधों की जो मृत्यु दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। एक बार पौधे जब आपके लग गए और 20 से 25 दिन के हो गए हैं रुपाई के बाद, तब आप अपना सेकेंड डोज ऑफ नाइट्रोजन दे सकते हैं, जिसमें यूरिया बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो 25 दिन पर आप यूरिया का डोज दीजिए, उसके बाद फिर से 15 दिन के बाद फिर 40 दिन पर दीजिए। लगभग 40 दिन में पौधे पूर्ण तरह से उग जाते हैं और उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब फूल आना शुरू हो गया तब जो है उसमें यूरिया एकदम मत दीजिएगा, उससे फल बनाने की क्षमता जो पौधों की बहुत कम हो जाती है। ये जो पत्ते मुड़ने की बीमारी है या मरोड़िया बीमारी है, ये ज़्यादातर जब पौधे उगते हैं उस समय ज़्यादा आती है। तो इससे बचने के लिए आप जो है विभिन्न दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो बाज़ार में बहुत उपलब्ध है वो है रोगर। रोगर जो है वो एक तरल दवाई है जिसको आप 2 ml पर लीटर डाल करके आप स्प्रेइंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नीम बाण भी मिला सकते हैं। नीम बाण का जो मात्रा होनी चाहिए वो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी दवाइयाँ जो हैं वो है एक अपलॉड नाम की दवाई आती है बाज़ार में, वो 1.5 ml प्रति लीटर आपको डालना होगा। उसमें भी 5 ml नीम बाण मिला सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक बार जो दवाई इस हफ्ते अगर इस्तेमाल कर दिए हैं तो दूसरे हफ्ते आपको दूसरी ही दवाई इस्तेमाल करनी है। एक ही दवाई लगातार आप इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी जिससे ये बीमारी फैलती है उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दवाई कारगर नहीं रहती है। तो हर हफ्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दवाई बदल करके स्प्रेइंग करें। और दूसरा तरीका जो आप सफ़ेद मक्खियों से बच सकते हैं, अगर आप खरीफ के समय ले रहे हैं तो अपने खेतों के चारों ओर मक्के की 2 से 3 क्यारियाँ लगा दें। ऐसा पौधा है जिससे सफ़ेद मक्खियाँ उसके पास नहीं आती हैं, तो इससे भी आपकी मिर्च की खेती बच सकती है। मिर्च में पत्ती संकुरण की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दूसरा, जब फल आने लगे तब आप अगर हरी मिर्च के लिए आप अपनी खेती कर रहे हैं तो एक बार जब पूरा पौधा आपका मिर्च से भर जाए तो उस समय आप जो है फल तोड़ लें। तो फल तोड़ने से ये फ़ायदा रहता है कि फिर से नए फूल आते हैं और पौधों को और फल बनाने की क्षमता हो जाती है। इस तरह का काम एक फसल में 3 से 4 बार आप फल तोड़ सकते हैं और आप पौधों का उपज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च के लिए खेती करना चाहते हैं तो एक बार जो फल तैयार हो गए हैं, बन गए हैं, तो जब तक लाल नहीं हो रहे हैं फल, उनको तोड़िए मत। एक बार जब फल लाल हो जाते हैं तब आप लाल फल को तोड़ करके उसको हल्की धूप होती है उसमें सूखने के लिए डाल दीजिए और धूप में जब वो सूख जाएं तब आप उनको आराम से रख सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें नमी बनी हुई है फलों में तब तक उसको अंदर मत रखिएगा, इससे फलों में सड़न होने लगेगी।
तो ये अगर आप अपनाते हैं किसान भाइयों, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मिर्च की फसल ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का खेत खलिहान, जिसमें शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी धान की फसल की देखरेख के बारे में, और इसके बाद हमने आपको बताया कि खरीफ मिर्च की खेती आप कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ ही खेत खलिहान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।